स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी की। अब उनके कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है। उनकी पार्टी के साथ दो अन्य सहयोगियों जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तीनों पार्टियां इस पर विचार कर रही हैं। अगले कुछ दिनों में ये फाइनल होने की उम्मीद है और 9 दिसंबर से पहले उनके शपथ ग्रहण की भी उम्मीद की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन बतौर सीएम शपथ ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने बाकी के 6 नाम तय कर लिए हैं। इंतजार अब कांग्रेस और राजद का है, जिन्होंने अब भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन करना है। अपने मंत्रियों का राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं और पार्टी को मंत्रिमंडल में 4 सीटें मिलने वाली हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हुई अप्रत्याशित हार के कारणों को तलाशने में बीजेपी इन दिनों जुट गई है। 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के पहले दिन पहली बैठक चुनाव मैदान में हार का सामना करने वाले पार्टी प्रत्याशियों के साथ रखी गई। रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में कई घंटों तक चली इस समीक्षा बैठक में हार की वजहों की बात की गई। इस समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान हुई कठिनाई और हार की वजह की जानकारी दी गई। ज्यादातर लोगों ने मैया योजना के प्रति लोगों का आकर्षण और सत्ता पक्ष के द्वारा चुनाव में जमकर पैसे खर्च किए जाने के कारण को हार की मुख्य वजह बताया। जानकारी के मुताबिक समीक्षा बैठक के दौरान हारे हुए प्रत्याशियों के द्वारा संगठन के अंदर चुनाव के दौरान देखी गई खामियों को बताते हुए जमकर भड़ास निकाली गई। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान लोबिन हेम्ब्रम, भानु प्रताप शाही, नारायण दास सहित कई पार्टी प्रत्याशियों ने अपने अपने विचार रखे। बंद कमरे में हुई इस बैठक के दौरान पार्टी के शीर्ष नेता चुपचाप बातों को सुनते रहे। बीच बीच में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पार्टी नेताओं के द्वारा रखी जा रही बातों को नोट करते हुए दिखे। क्या आज तक वो कंटिन्यूएशन में है ना, समीक्षा चल रही है। कुछ नहीं, अभी कंटिन्यूएशन में समीक्षा चल रहा है, अभी इंटरवल है। अभी जो हारे हुए प्रत्याशी था उन लोगों से बुलाया गया, उन लोगों से बात हम लोग सुने। फिर प्रभारी है, वो सारे लोगों ने जो काम किया उन लोगों से भी सुनेंगे। फिर जिला अध्यक्ष से, फिर जिला के सारे लोगों से। अभी तो इंटरवल क्या कुछ हारे हुए, हमने कहा कि भाई इंटरवल है, तो इंटरवल में आपको सब हम कंक्लूजन कैसे निकाल देंगे। कंक्लूजन जो बताना, हारे हुए प्रत्याशियों ने क्या कहा, ये वही तो मैं बता रहा ना कि भाई अभी इंटरवल है। वो बोकारो के सेक्टर 12B में एसबीआई के पीछे अपराधियों ने सेवानिवृत्त कर्मी 67 वर्षीय ललन सिंह को गोली मार दी। गोली उनके सीने में लगी है। उनके बीजीएच में भर्ती कराया गया है। उन्हें वो बीएसएल के अग्निशमन विभाग में काम करते थे। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि सेक्टर 2A स्थित अपने आवास से ललन सिंह किसी महिला को बुलाने पर सेक्टर 12 गए थे। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि सेक्टर 12 में उन्हें किसी से कर्ज में दी गई राशि वापस लेनी थी। इस बीच नकाबपोश बाइक सवार 3 अपराधियों ने एसबीआई के पीछे सेक्टर 12B में उन्हें घेर लिया। उनकी बाइक रोककर उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। एक गोली उनके सीने में पार हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भागने में कामयाब हो गए। परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई। वह गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती हैं। इधर एसपी मनोज स्वर्गियारी, सिटी डीएसपी आलोक रंजन, सेक्टर 12 थाना इंचार्ज सुभाष चंद्र सिंह घटनास्थल पर छानबीन के बाद अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि जांच शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द हमलावरों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी बिंदु पर जांच की जा रही है। घायल व्यक्ति पैसे के लेन देन का काम करता था। एसपी और अन्य अधिकारी तकनीकी टीम के साथ घटनास्थल पर देर रात तक जमे हुए थे। पुलिस टीम ने
हमलावरों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। बात करते हैं बिहार की। खेल के क्षेत्र में फिक्की द्वारा दिया जाने वाला देश का प्रतिष्ठित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 इस वर्ष बिहार को मिला है। दिल्ली स्थित फिक्की के कमीशन हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। इस देश की प्रतिष्ठित संस्था फिक्की द्वारा इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स श्रेणी के अंतर्गत ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि फिक्की टर्फ 2024 14वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। खेल के क्षेत्र में बिहार की निरंतर बढ़ती भागीदारी, उत्कृष्ट प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के बेहतर और सफल आयोजन के मद्देनजर बिहार को इस वर्ष इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। खेल और खेल उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों के निर्णायक मंडल द्वारा इस सम्मान के लिए व्यक्ति और राज्य को चुना जाता है। जहां बिहार की छवि अभी तक अपराध का केंद्र के रूप में की जाती थी लोगों की नजर में, अभी तक अब वहां प्रतिभा निखरने लगी है और ये अवार्ड जो बिहार को मिला है ये इस बात का प्रमाण देता है। बिहार के भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में जिला जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने 2025 से 30 फिर से नीतीश के चुनावी थीम पर चुनावी बिगुल के साथ एक कार्यकर्ता चुनावी सम्मेलन का आगाज किया गया, जहां जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री रत्नेश सदा, लल्लन सराफ, विधान परिषद सदस्य, स्थानीय सांसद, विधायक सहित प्रदेश स्तर के कई नेता और स्थानीय नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश स्तर के नेताओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री सहित नेताओं को बुके और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। सम्मेलन के दौरान संबोधित करते हुए जहां मंत्री रत्नेश सदा से विकास का बखान किया, वहीं लल्लन सराफ ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा, जबकि कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए लल्लन सराफ एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सभी कार्यकर्ताओं को 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट के साथ 2025 से 2030 फिर से नीतीश के थीम पर संकल्प लेकर बिहार में फिर से नीतीश सरकार बनाने की अपील की। अब खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां बिशनपुर बाजार में दिन दहाड़े छिनछोर की वारदात सामने आई है। कारोबारी शम्मी गर्ग को अपराधियों ने निशाना बनाया है। जामा मस्जिद के सामने मोटरसाइकिल पर 3 आदमी ने बंदूक दिखाकर हाथ से झोला छीनकर फरार हो गए। भागने के दौरान मिडिल स्कूल के रास्ते पर लोगों ने अपराधियों का घेराव कर लिया। इसके बाद फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। इस दौरान एक आदमी के पैर में गोली लगी है। मामले की सूचना पाकर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि खबर ये किशनगंज से एक वारदात सामने आई है, जहां बिशनपुर बाजार में दिन दहाड़े छिनछोर की वारदात सामने आई है। कारोबारी शम्मी गर्ग को अपराधियों ने निशाना बनाया है। जामा मस्जिद के सामने मोटरसाइकिल पर 3 आदमी ने बंदूक दिखाकर हाथ से झोला छीनकर फरार हो गए। भागने के दौरान मिडिल स्कूल के रास्ते पर लोगों ने अपराधियों को घेर लिया। इसके बाद फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। इस दौरान एक आदमी के पैर पर गोली लगी है। मामले की सूचना पाकर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से। उनके निवास में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने सोमन्ना का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंट किए। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री सोमन्ना से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी दयानंद और डॉक्टर बसवराज एस, मंडल रेल प्रबंधक रायपुर संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
अब खबर रायपुर से। कभी गृहिणी थी नागेश्वरी, लेकिन आज है लखपति दीदी। ग्राम कठिया की रहने वाली श्रीमती नागेश्वरी वर्मा आज से 5 साल पहले सामान्य गृहिणी थी, जो घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित थी। लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं और घर गृहस्थी संभालने के साथ ही सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रही हैं, वह भी मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय से। नागेश्वरी के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वो अपने दम पर 1000 मुर्गियों का पालने की तैयारी कर रही हैं। आज नागेश्वरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बार बार धन्यवाद देते हुए कह रही हैं कि आज जो भी कुछ मैं हूं, उन्हीं की बदौलत हूं। मुझ जैसी अन्य महिलाएं जो इस योजना से आत्मनिर्भर हुई हैं। वर्मा बताती हैं कि कुछ वर्ष पहले बिहान के सहयोग से करीब 1.5 लाख रुपए लोन की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया उन्होंने। मनरेगा से उन्हें मुर्गी शेड की सहायता मिली। शुरुआत में कम संख्या में मुर्गी पालन किया, फिर धीरे धीरे मुनाफा देखते हुए आज 500 मुर्गियों तक पहुंच गई हैं। इन मुर्गियों के आसपास के बड़े पोल्ट्री फार्म वालों को बेचना शुरू कर दिया था उन्होंने, और अब वो खुद आकर ले जाते हैं। वर्मा बताती हैं कि मुर्गी पालन व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलने के विगत 5 वर्षों में अच्छी आय होने पर नया घर बनाया, दुपहिया वाहन खरीदा और अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रही हैं। बेटा BBA कर रहा है और बेटी के भी अच्छे करियर की प्लानिंग कर रही हैं। इस प्रकार उनके घर में मां लक्ष्मी के साथ साथ मां सरस्वती की कृपा भी बनी हुई है। प्रसव के बाद एक महिला की मौत को लेकर शहर का न्यू कोरबा अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। महिला की मौत के बाद परिजन काफी आक्रोशित हैं और प्रबंधन के खिलाफ सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज की गई है। परिजनों ने मामले में अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रसव के बाद संक्रमण समाप्त करने के लिए एक दवा दी गई थी, जिसके बाद प्रसूता की सेहत बिगड़ती चली गई और अंत में उसकी मौत हो गई। कोरबा शहर के कोसाबाड़ी में संचालित न्यू कोरबा अस्पताल एक बार फिर से विवादों से घिर गया है। प्रसव के बाद अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि परिजनों ने सिविल लाइन थाना में प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि 29 वर्षीय सृष्टि शर्मा को प्रसव पीड़ा उठने पर परिजन न्यू कोरबा अस्पताल ले गए, जहां सामान्य प्रसव कराने के प्रबंधन ने ऑपरेशन से प्रसव कराने की बात कही। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। महायुति में सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के मुंह की जलेबी छिन गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि महायुति में सीएम के चेहरे को लेकर बहुत झगड़ा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम के चेहरे को लेकर लोग हमारा झगड़ा दिखाते थे, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर सबसे ज्यादा झगड़ा महायुति में है। महाराष्ट्र में बीजेपी का कार्यकर्ता कुछ भी कहे, पर होगा वही जो दिल्ली में बैठे उनके 2 नेता चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को दुख बहुत है, ऐसे में अब निराश होकर ही वो बात करेंगे। वो शुरुआत से कह रहे हैं कि उनके नाम और काम पर ये चुनाव जीता गया है, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। बता दें कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी वो उसके साथ रहेंगे और किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार महायुति की बनेगी, ये तो तय हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। सरकार के गठन को लेकर सभी की निगाहें अब पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। उनके पारिवारिक डॉक्टर ने कहा कि एकनाथ शिंदे पिछले 2 दिन से बुखार और गले के संक्रमण से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि वो सतारा जिले में अपने पैतृक गांव में स्वास्थ्य लाभ करा रहे हैं। इस बीच आज महायुति की बैठक होने वाली थी, जिसमें सीएम के नाम को लेकर चर्चा होगी। सीएम के पारिवारिक डॉक्टर DRM पात्रे के हवाले से बताया गया कि 3 से 4 डॉक्टरों की एक टीम एकनाथ शिंदे का इलाज उनके पैतृक गांव में कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के रूप में जाना जाता है, ने राज्य विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की है, जिसके बाद से शिवसेना सुप्रीमो एकनाथ शिंदे सुर्खियों में बने हुए हैं। बात करेंगे हरियाणा की भिवानी, जहां सदर थाना के तहत आने वाले जिला के गांव चांग में एक शादी समारोह में फेरों की तैयारी चल रही थी, लेकिन बारात नहीं पहुंची। जिला के चांग गांव की एक युवती का रिश्ता महम के गांव किशनगढ़ में 1 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन 28 नवंबर 2024 को शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, पर बारात नहीं पहुंची। बारात के ना पहुंचने पर लड़की पक्ष वालों ने फोन किया तो पता चला कि दूल्हा HIV पॉजिटिव है। इस कारण समारोह में हड़कंप मच गया। जैसे ही लड़की वालों को इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की पक्ष जैसे तैसे लड़के पक्ष को उनके पास पहुंचा तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनका लड़का HIV पॉजिटिव है, लेकिन दोनों परिवार वालों ने दूल्हे के छोटे भाई से शादी करने में रजामंदी जताई, फिर भी बारात नहीं पहुंची। वहीं लड़की के पिता का आरोप है कि दूल्हा पक्ष ने उनसे दहेज की डिमांड की थी। लड़की के पिता की माने तो दूल्हे का छोटा भाई आर्मी का जवान है, जिसके चलते उन्होंने दहेज की मांग की थी। फिलहाल मामले की शिकायत सदर पुलिस थाना में दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें गांव चांग में एक HIV पॉजिटिव लड़के द्वारा विवाह किए जाने की सूचना मिली थी, जो कि शादी कैंसिल कर दी गई है, लेकिन दोनों परिवार वालों ने दूल्हे के छोटे भाई से शादी की बातचीत हुई तो रजामंदी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास लड़की पक्ष से शिकायत प्राप्त हुई है, उसमें दहेज के आरोप लगाए गए हैं। इस शिकायत पर उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसमें हमारे पास एक कंप्लेंट आई है विनोद कुमार पुत्र जगदीश गांव चांग से। उसने अपने लड़की की शादी 23/11/2023 को 19/11/2023 को महम में किशनगढ़ एक शक्ति सिंह के नाम के लड़के के साथ की थी, रिश्ता तय किया था। और अब 28/11/2024 को गांव चांग में उस शक्ति सिंह की बारात आनी थी। तो इससे 1-2 दिन पहले इन्होंने पता लग गया जो लड़का जिसके साथ शादी की जानी थी वो HIV पॉजिटिव है, और इनकी बातचीत आपस में दोनों परिवारों ने करके वो शादी कैंसिल हो गई। उसके बाद जो लड़का पॉजिटिव था उसका छोटा भाई कपिल, उसके साथ भी इनने शादी करने की बातचीत की, जो इनके आपस में दोनों परिवारों की सहमति नहीं बनी। उनकी अब आएगी बारात, टाइम लग गया उसमें, फिर भी घंटा हरा निकाल दिया। फिर किसी डॉक्टर का मैम से फोन आया, आशा वर्कर है या डॉक्टर है कुछ भी है, मेरे को नहीं मालूम इस चीज का। उसने बताया भाई जहाँ तुम शादी कर रहे हो लड़की की वो HIV पॉजिटिव है। हमने पता कराया, फिर हमने रोहतक से फोन आया एक, बोला भाई ऐसी बात है, लड़का पॉजिटिव है। तो हम 8-10 जने वहाँ गए मैम किशनगढ़ में, जाके हमने बातचीत की कि भाई क्या दिक्कत है, हम क्या सुनने को आ रही है। उनने ये स्वीकार कर लिया भाई हमारा लड़का पॉजिटिव है। फिर मैं हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया, ये हमारी क्या गलती इसमें, हमने तो सब तैयारी करके रखी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। MBBS छात्रों से उन्होंने संवाद किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म अन्य प्रकार के टूरिज्म की तुलना में अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसके लिए पूरी क्षमता से तैयारी करनी होगी और सभी को अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। मुख्यमंत्री महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च में MBBS प्रथम बैच के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। सभी विद्यार्थियों से परिचय प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रेष्ठ चिकित्सक बनने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमें किसी पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। व्यवस्था के आप सभी नींव बने। इसके लिए सरकार और संस्थाएं बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे देंगी, लेकिन ईमानदारी से परिश्रम आपको ही करना है। लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार इन कार्यक्रमों के साथ
लोगों का जुड़ाव इन कार्यक्रमों के साथ हो रहा है और लोग लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहां इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बेहतरीन माहौल हमने दिया तो परिणाम क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, आज वहां 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1.5 करोड़ युवाओं को, यानी 150 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। ये है सरकार के कार्य। अब 100-200 नहीं, ये लाखों में जा रही है नौकरी। हम लाखों नौजवानों को देंगे, किसी हाथ को खाली नहीं रहने देंगे, बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हर हाथ को काम देंगे, हर हाथ को उसके अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। और उस दिशा में प्रयास, सार्थक प्रयास सरकार के स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। माफिया राज समाप्त हुआ, गुंडा राज समाप्त हुआ, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया तो लोग आना शुरू हुए। लैंड बैंक बनाया गया तो उद्योग लगने प्रारंभ हुए। उद्योग लगने प्रारंभ हुए तो स्किल मैन पावर चाहिए, तो इसके लिए स्थानीय युवाओं को नाइलेट जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और उसी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम लोग आज गीड़ा को तेजी के साथ आज विकसित होते हुए देख रहे हैं। मैंने गीड़ा की यात्रा को तब भी देखा था जब 1989 में गीड़ा की स्थापना होने के बाद लगभग 10 वर्ष तक यहां कोई उद्योग नहीं लग पा रहा था। धरना, प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़, गोली, यही सब चलती थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गोरखपुर में 1200 जोड़े विवाह के पढ़ने सूत्र में बंध गए। सीएम योगी ने इस समारोह का हिस्सा बनकर नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उपहार भी भेंट किए। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहद खास है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर बैठे विधायकों की तरफ इशारा करते हुए चुटले अंदाज में कहा कि मंच पर बैठे जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि काश इनका भी विवाह इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ होता तो यह भी कहते कि हमारी शादी में इतने लोग इकट्ठा हुए थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने दाम्पत्य जीवन में बढ़े इन सभी 1200 जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ जाति, भाषा और क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है। एक तरफ हिंदू जहां सनातन या आर्य समाज पद्धति से इस वैवाहिक समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं तो वहीं मुस्लिम भी अपने मजहब के अनुसार इस वैवाहिक कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। इसके साथ ही तमाम पंथ और मजहब के लोग अपने अपने मत और इच्छा के अनुसार इस समारोह में सहभागी बन रहे हैं। वर्ष 2017 से 18 से 24 तक गोरखपुर में कुल 8,609 लोगों का सामूहिक विवाह संपन्न हो चुका है। पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 3.84 लाख लोगों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत शादी कराई जा चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि दहेज रूपी भेड़िए को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और पूरे प्रदेश में ऐसे गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए या सामूहिक विवाह समारोह किया जा रहे हैं। हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहन और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं ऐसा ही अच्छा कार्य होता है, ऐसा ही अच्छा अभियान चलता है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर अच्छे कार्यों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी की और उसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंच चुकी है। टीम के सदस्य पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं। न्यायिक आयोग में 3 सदस्य हैं। ये प्रमुख रूप से 4 बिंदुओं पर अपनी जांच करेंगे। क्या हिंसा किसी साजिश के तहत सुनियोजित की गई थी? क्या पुलिस सुरक्षा पर्याप्त थी?
किन कारणों से और किन हालातों में हिंसा हुई, इसकी वजह क्या थी, आगे भविष्य में इस तरह की घटना न घटे इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। ये 4 प्रमुख बिंदु हैं जिस पर न्यायिक आयोग अपनी जांच पूरी करेगा। आयोग के 2 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और अरविंद कुमार जैन हैं। इन तीनों ने संभल में हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया। न्यायिक आयोग के तीनों सदस्यों ने संभल जामा मस्जिद के अंदर जाकर निरीक्षण किया। मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह और DIG मुनिराज जी भी न्यायिक आयोग टीम के साथ मौजूद रहे। जो माननीय दोनों सदस्यगण हैं, संदीप आ रहा है, अध्यक्ष और माननीय सदस्य, उनके माननीय अध्यक्ष और नीचे दोनों ने यहाँ विजिट किया और उनका जो मूल अभी उद्देश्य था वो उस जगह को देखना था नीचे और उन्होंने कुछ लोगों से जो वहाँ पे मौजूद थे जिसने बात की, 5-5 ID लगा रखी थी, एक है ना अभी तो आज जो जांच आयोग का था बस केवल यहाँ निरीक्षण करने का, उन्होंने हमसे सवाल पूछे उसका जवाब देने का था। तय करेगा आगे वो कब तो बाकी लोगों से जिस भी तरीके से वो अपनी प्रक्रिया तय करते हैं उसमें आगे काम। क्या टीम दोबारा भी आएगी सर? निश्चित रूप से। अभी तो आज केवल वहाँ विजिट करने आए हैं, जो हमको सूचित किया गया है, आज केवल विजिट करने आए थे। उसके बाद वो बाकी आगे का जो विस्तृत जो जांच है उनकी, उसके आगे कौन से क्षेत्र देखे। बात करेंगे उत्तराखंड की। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का FTI परिसर में भाजपा विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने FTI सभागार में लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द पूरा किए जाने और हल्द्वानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रही कई प्रस्तावित योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी फॉरेस्ट का अवलोकन किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रदेश का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए भी अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भू कानून पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सशक्त भू कानून लाने जा रही है और बाहरी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन करते हुए खरीदी गई जमीनों पर कार्यवाही शुरू हो गई है। इसके अलावा हल्द्वानी में मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद मीडिया सेंटर अब तक न बनने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया सेंटर के लिए भूमि तलाशी जा रही है। जल्द भव्य मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। अपने दौरे के दौरान CM पुष्कर सिंह धामी नगर निगम भी गए, जहां सड़कों के टेंडरों को जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। सभी जगह विकास हमारा समेकित रूप से हो, सब जगह विकास पहुंचे और जो सरकार की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। आज भी यहाँ पर जो हमारा हल्द्वानी शहर है, आसपास का क्षेत्र है पूरा, जहाँ पर साल भर हमारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सब चौड़ीकरण हो, जाम की स्थिति न बने, आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो और जल जीवन मिशन के कारण से बहुत जगह पर सड़कों पर काम हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होने हैं उसके लिए कुछ शासन से धनराशि अवमुक्त होनी है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है बिजली विभाग से संबंधित। और साथ में आप लोगों के लिए मीडिया सेंटर यहाँ पर बनाने के लिए एक भूमि का चयन लगभग फाइनल स्टेज पर है, उसका एक स्थलीय निरीक्षण हो जाएगा सभी विभागों का। उत्तराखंड में नए भू कानून की कवायद शुरू होने से पहले ही भू माफियाओं ने नया रास्ता तलाश लिया है। ऐसे में जिस प्रयोजन के लिए जमीन बाहरी व्यक्तियों द्वारा ली गई थी, उसे उस प्रयोजन या उस पर कुछ भी काम शुरू न करने के बाद शासन ने उसे सरकार में निहित करने की कार्य योजना बना दी है। अब जब सरकार ने उस भूमि को निहित करने की ओर विचार किया है, तब भू माफिया उस भूमि को फिर से स्थानीय लोगों को कम दामों पर बेचने की फिराक में है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए, क्योंकि भविष्य में उन्हें भी इस दिक्कत का सामना हो सकता है। सरकार ऐसी जमीनों को निहित करेगी, इसके लिए स्थानीय लोग उन जमीनों को न खरीदें। देखिए, चूंकि हमने नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए हम सभी काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और जो अनुभवी लोग हैं लंबे समय तक जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अनुभव हैं, उनसे हम
उनके अनुभव और उनके जो विचार हैं वह भी साझा कर रहे हैं और ले रहे हैं, उनके सुझावों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना हुआ है, उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। कई सारी जगह पर आप लोग स्वयं देख रहे होंगे। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक जनपदों की जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जहां जहां भी इस प्रकार के उल्लंघन हुए हैं उसको लोगों के सामने लाने का काम किया है। टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित बूढ़ा केदार के कट्टरपत्थी आयोजित होने वाले 5 दिवसीय गुरु कैला पीर बग्वाल मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य दिवाली मनाई गई। प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में सजवाड़ प्रोडक्शन के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं गुरु कैला पीर के चौक में लोक नृत्य के बाद पुंडरा के सेरे में भव्य भैलो बग्वाल मनाई गई, जहां पर 1000 में लगभग भैलो घुमाए गए और लोगों ने दिवाली बग्वाल का आनंद लिया। वहीं भव्य मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र पुंडारा के सेरे में गुरु कैला पीर की आस्था की दौड़ रही। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।